नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए विस्तार से देखते हैं आज की खबरें। जेठ के माह पर जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन बजरंग बली को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस दिन का विशेष महत्व है। आज इस दिन को शहर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राम भक्त हनुमान के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। भीषण गर्मी चिलचिलाती धूप में भी बजरंग बली के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। गली गली में भंडारों की तैयारियां देखी जा सकती है। बजरंग बली को समर्पित पहला बड़ा मंगल आज है। राम भक्त हनुमान के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमा रहे हैं। आइए इस कवरेज पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जो ये जेठ महीना है, लखनऊ में उसकी अपनी एक अलग मान्यता है। पूरे जेठ के महीने में लखनऊ में कहीं पर प्याऊ लगाना, कहीं पर भंडारा लगाने का आयोजन होता रहता है। और वैसे भी बजरंग बली का जो दिन है, वो लोगों का ऐसा कहना है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को भी हनुमान जी का दिन है और शनिवार को भी हनुमान जी का दिन है। आज शनिवार का दिन है। पूरे लखनऊ शहर में भंडारों का मेला है। उसी कड़ी में इस क्षेत्र में मोहित सोनी जी ने भी विशालतम भंडारे का आयोजन किया है। और इनका ये मकसद है कि हम अपने लोगों को भोजन कराएंगे, प्रसाद ग्रहण कराएंगे और अपने क्षेत्रवासियों को इकट्ठा करेंगे, भगवान का उनको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। देखिए, बड़े मंगल के अवसर पर पूरे लखनऊ शहर में भंडारों का आयोजन होता है। उसी कड़ी में लखनऊ शहर के जाने माने समाजसेवी, लखनऊ शहर के वरिष्ठतम व्यापारी नेता भाई मोहित सोनी जी के द्वारा आज यहाँ पर विशाल भंडारा लगाया गया है और तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किए जाएंगे। भंडारे के माध्यम से जहाँ एक तरफ तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, वहीं पर सुंदरकांड का एक पाठ का आयोजन है, तमाम झांकी का आयोजन है, उसका भी आनंद क्षेत्रवासी लेंगे। सभी क्षेत्रवासी मोहित सोनी जी के परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके भी जीवन में खुशहाली बनी रहे, जिससे इस तरीके का आयोजन भागवत का, भंडारे का, झांकी का, सुंदरकांड का ये लगातार आयोजित करते रहें। बहुत बहुत बधाई हो। बोलो बजरंग बली बाबा की जय हो। मैं रानू अस्थाना, मैं आनंदी वाटर पार्क फैजाबाद रोड चिन्हट में सीनियर मैनेजर हूं और हमारे मोहित भाई मोहित सोनी जी व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष हैं। तो हम दोनों ने ही मिलकर एक छोटी सी पहल की है और पहल करते क्या, ये 12वां विशाल भंडारा है और हम लोगों ने शनिवार का दिन इसलिए रखा कि हनुमान जी की कृपा के साथ शनि महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को प्राप्त हो। तो इसलिए ये कोशिश की है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा कितना वो रहता है। और सभी लोग आप देख रहे हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद सुंदरकांड चल रहा है, फिर शाम के समय झांकी का आयोजन है। झांकी में आपको हनुमान जी का और सुदामा चरित्र और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में एक अनोखा होगा। तो आप लोग देखें और इसको महसूस करें। भाजपा से तीसरी बार प्रत्याशी रहे रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि महज 3,500 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर राजभर से चुनाव हार गए और इस हार का जिम्मेदार उन्होंने अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष और देवरिया से यूपी सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम को ठहराया है। वहीं सांसद रविंद्र कुशवाहा ने ओम प्रकाश राजभर पर भी दिया बड़ा बयान और कहा कि घोसी में 1,70,000 वोटों से हारना यह दर्शाता है कि उनकी पकड़ राजभर वोटरों पर कम हुई है। वहीं सांसद ने कहा कि प्रदेश संगठन की टीम बलिया आ रही है और हार का वजह जानने और वह पूरी बात उनसे बताएंगे। यह 2024 का लोकसभा चुनाव मुद्दा वही विहीन चुनाव हुआ। इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बन पाया, यही कमी रह गई, इसलिए ऐसा परिणाम आया। हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है
रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहाँ पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। तो इस तरह से हम जब विश्लेषण करते हैं हम लोग देखते हैं कि शुरू से अंत तक जनता ने मेरा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारे जो नेता हैं, वो हर बूथों पर बहुत लड़ाई लड़े हैं और इनके भड़काने के बावजूद जिस तरीके से नेट टू नेट लड़ाई हुई है और अंतिम समय पर जा कर के हम 3500 से चुनाव हारे हैं। तो जिस तरह से जनता ने मेरा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये भीतरघात तो मैं तो सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ ना कि अब भीतरघात नहीं कर रही है, ये भीतरघात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था संजय यादव और विजय लक्ष्मी गौतम का। ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे और मिल करके ये सब षड्यंत्र करके और मुझको हराने में भूमिका थोड़ी सी किया है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था, लोग भाजपा के लोग खड़े थे, इसलिए मामूली वोट से मैं चुनाव हारा हूं। अगल बगल आप देखिए बहुत ज़्यादा लोगों वोटों से लोग चुनाव हारे हैं। ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो ये मोदी जी की भी हार है, योगी जी की हार है। उनको कमज़ोर करने के लिए ये साजिश रची गई। यहाँ से राजभर बिरादरी से सपा का कैंडिडेट था। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक प्रक्रिया हम लोगों की है और जिस तरह से राजनीति प्रभावित होती है जातियों के गोलबंदी में, उस तक के बावजूद हर जाति का वोट हमको मिला है, वो चाहे राजभर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के लोगों ने वोट दिया है। और परिणाम ये साबित करता है जब अरविंद राजभर भी 1,70,000 से समथिंग सही हो, पता नहीं आंकड़ा हमको नहीं है, 1,70,000 से अगर चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। जो पकड़ ओम प्रकाश जी की और उनकी पार्टी की थी, जो बेसूट है उनका, उस पर असर पड़ा है। और दूसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश हो या चाहे देश हो, इस बार का चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच नहीं था जिस पर क्रिया प्रतिक्रिया होती। ये सामान्य सा चुनाव, एक तरह से हम कह सकते हैं मुद्दा विहीन चुनाव हो गया था, जिसके कारण तो क्यों नहीं मुद्दा बना पाया पार्टी का संगठन पूरी तरह से यहाँ की परिस्थितियों से अवगत है। आपने कराया है? नहीं, हमने नहीं कराया, खुद वो लोग चुनाव के पीरियड में आ रहे हैं, उन लोगों ने देखा है। फिर पार्टी ने जो टीम बनाई है वो आएगी, वो टीम जांच करेगी कहाँ से गलती हुई है, किस लोगों ने गलत किया है, और पार्टी को जो निर्णय लेना होगा लेगी। बालको थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत दोंदरा निवासी 55 वर्षीय दिलचंद केवट पर उसके पुत्र अशोक केवट ने टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही बालको थाना प्रभारी निरीक्षक अभिनव कांत ने मातहतों के साथ घटनास्थल पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की। हत्या के आरोपी को फरार होने से पहले ही दबोच लिया गया। आरोपी केरल में रहकर रोजी मजदूरी करता था और पिता के बुलाने पर घर आया था। शादी की बात को लेकर विवाद में पिता के ऊपर टंगिया से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई और अन्यथा आरोपी केरल फरार होने की तैयारी में था। सोलह तारीख की रात 11:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि दिलचंद केवट को 55 वर्षीय युवक है, उसको एक उसके बेटे ने
अशोक केवट नाम के बेटे ने उसको मारा है, टंगिया से मारकर हत्या कर दी है, जिस पर हम लोगों ने तुरंत तत्काल बालको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया और तुरंत अभी न्याय के मार्ग में भेजा गया। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 5 दिनों में पूरे पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि मुख्य रूप से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के लिए आंधी तूफान संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तर भारत में लू चलने की आशंका है, जिसके लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और झारखंड में आज भी भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। As per weather, currently, as you're aware, two main phenomena are dominating the Indian subcontinent. One is the rainfall and associated thunderstorm activity, which is mainly over northeast India, mainly Sub-Himalayan, West Bengal, Assam, Meghalaya. Even today, exceptionally heavy rainfall was recorded over Meghalaya. So next 3 to 5 days, we are expecting exceptionally heavy rainfall, extremely heavy rainfall, which is above 20 centimeters over northeast India, mainly Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, and maybe Nagaland, Manipur. We are also expecting heat wave conditions. This is the other phenomenon which is affecting the Indian subcontinent, mainly over the plains, or not just plains, entire North India. So if you see this particular map, as you can see that, in fact, in terms of realized heat temperatures and daytime as well as night time, we are receiving heat wave to severe heat wave conditions over the North Indian plains and heat wave also over the western Himalayan region, and also warm night conditions over the plains of India. Accordingly, we have issued a red alert today, the 17th of June, over Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, including Delhi, and yellow alert, yellow to orange alert for, yellow alert for the hills. Maybe Uttarakhand, we are issuing orange alert today, and we are also issuing this thunderstorm-related orange alerts for the region of Madhya Pradesh, where severe thunderstorms associated with lightning is likely to cause a lot of human casualties. Talking of heat waves in general, the core heat wave zone continues to be over Uttar Pradesh. We were expecting the easterly flow to pick up, because of which we had, even for the last 2-3 days, we were expecting a decrease in heat wave conditions over Bihar, Jharkhand, but that looks to be a little postponed. So heat wave conditions, severe heat wave conditions are likely to continue today over Bihar and Jharkhand. Tomorrow also over Bihar, red alert will continue, after which we expect easterly winds to penetrate into East India and heat wave conditions to decrease. Uttar Pradesh is likely to have severe heat wave conditions and warm night conditions. So warm night would mean that minimum temperatures are much above normal. So warm night to severe warm night, which means maximum temperatures above 40 degrees Celsius and minimum temperatures 6.5 degrees Celsius or more above the normal value. So when these two are occurring over a station, heat wave as well as warm night, the impact is much more. Accordingly, we are giving severe heat wave conditions over Uttar Pradesh for next 3 to 4 days with red alert. Punjab, Haryana, we are giving today, and tomorrow onwards we will go with orange alert, though heat severity will stay, but region will decrease. Delhi, we are giving red alert for 2 days. So as you talked about red alerts to भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने 17 जून को ईवीएम पर एलॉन मस्क के साथ अपनी बातचीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह बयान या वह सामान्यकरण
इतना व्यापक था कि उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी और इसलिए उन्होंने इस बारे में उन्हें बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिकी ईवीएम के बारे में जो जानते हैं उससे भारतीय ईवीएम बहुत अलग है और अगर कोई देश है तो जो ईवीएम डिज़ाइन कर सकता है और दुनिया को दिखा सकता है तो वह निश्चित रूप से भारतीय ईवीएम है। ANI से बात करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें लगता है कि मस्क अमेरिका में कुछ ईवीएम विशेष रूप से प्यूर्टो रिको के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे। मस्क ने यह बेहद तीखी टिप्पणी की और कहा कि सभी ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर मस्क ट्यूटोरियल देते हुए खुशी हो रही है कि यह सुरक्षित और गैर हैक करने योग्य क्यों है। I think maybe Mr. Musk, who's of course a very intelligent and bright man, was commenting in the context of some EVMs in the US, specifically in Puerto Rico, and he made this very sweeping comment that all EVMs can be hacked. And of course, I am nobody to get into an argument with somebody like Elon Musk, but certainly that statement or the generalization was far too sweeping for it to be left unchallenged. And therefore, I pointed out to him that the Indian EVMs are very different from what the Americans know of EVMs, because the US and the Western world use connected devices. They are using traditional compute platforms that are connected to the internet as EVMs. And I pointed out that the Indian EVM is architected and designed to be safe and secure because there is no connectivity. And if there is no connectivity to Wi-Fi or 5G or the internet in general, there is no way to get in. And plus, the EVM, the system and the product is designed to be programmed in the machine, in the factory, and not reprogrammed anywhere else. So I said that, look, if there is a country that can design an EVM right and show the world, it is certainly the Indian EVM. And I'm happy to give a tutorial on what the Indian EVM looks like and why it is more secure, and certainly not what he says in terms of hackable. To which he said everything can be hacked, and I said yes, technically in theory, even SpaceX, the rocket, can be hacked, Starlink can be hacked. If I had infinite amount of money, every encryption can be decrypted. If I had infinite lab resources and people and scientists, I can hack the cockpit of a jet or a cockpit of a rocket. All those things are technically feasible. But the EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. So this was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree. Yeah, so while I respect Elon Musk and what he has achieved, I think he is factually incorrect by saying anything can be hacked, anything electronic can be hacked. A calculator cannot be hacked. An electronic toaster cannot be hacked. So therefore, there is a limit in terms of where this paradigm of hacking and this can extend to, and therefore the EVM is not, and therefore I think Elon Musk hasn't understood what the Indian EVM is. The Indian EVM does not lend itself to being hacked because it is precisely a very limited intelligence device. It is a device that only counts the votes and stores the count. It is not a sophisticated machine that Elon Musk is thinking of that can be hacked, and therefore he is factually wrong. And look, I am not certainly Elon Musk, and I can't claim that I have launched rockets, but I also have a certain understanding of technology. To claim that there cannot be any secure electronic or digital product in the world is to then say every Tesla car can be hacked,
every calculator can be hacked, every rocket, every aircraft can be hacked. And I think that is stretching the limits of what people understand of technology today. He is, of course, like I said, a very, very brilliant man and probably sees the future much better than most of us. But I think he is factually wrong when he says that there are अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।